गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11। आप सभी स्टूडेंट को रासायनिक साम्य अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। रासायनिक साम्य अवस्था के बाद आपका दूसरा टॉपिक शुरू होता है। उसी ही बुक में दूसरा टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिए, आयनिक साम्य। तो अगला नंबर शुरू होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम, इसे क्या बोलते हैं? आयनिक साम्य। ध्यान दीजिए, इससे क्या मतलब है? मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसी एक विशेष प्रकार के वैद्युत अपघट्ट। अब नंबर आता है वैद्युत अपघट्ट क्या है। तो ध्यान देंगे, जैसे एग्जाम्पल आपको हम देते हैं NaCl। NaCl को जल में घोल दिया जाए तो NaCl विपरीत आवेशित आयनों में क्या होगा? टूट जाएगा। यानी धनायन और ऋणायन में क्या होगा? टूट जाएगा। इसी आयनों का इक्विलिब्रियम ही क्या कहलाएगा? आयनिक साम्य। तो आइए हम लोग आयनिक साम्य के बारे में देखते हैं। ध्यान देंगे, पहले आपको बता दें कि कंडक्टेंस, ध्यान दीजिए, चालक देखो बेटा, चालक दो प्रकार के होते हैं, या हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसे हम चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चालक। नंबर एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चालक। और नंबर दो होता है वैद्युत अपघट्ट। नंबर दो क्या होता है? वैद्युत अपघट्ट। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, चालक वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का संचालन होता है ना। अभी हम ऐसे आपको पढ़ाते पढ़ाते आयनिक इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिए, चालक वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का संचालन होता है उसे हम चालक कहते हैं। चालक दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या है? वे चालक पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का संचालन मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। जैसे कॉपर तार। कॉपर तार है, इसमें विद्युत धारा का संचालन करोगे तो विद्युत धारा का संचालन किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा, क्योंकि धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत धारा का क्या होता है? संचालन होता है। ठीक। दूसरा नंबर आता है वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट माने इलेक्ट्रोलाइट। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का संचालन मुक्त आयन द्वारा होता है उसे हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे NaCl को हम पानी में घोले तो बनेगा Na आयन प्लस क्या? Cl आयन। अभी जैसे कंटेनर है, इसमें आपने H2O लिया है, इसमें विद्युत धारा का संचालन कराओ तो नहीं होगा। H2O में विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है, लेकिन NaCl को इसमें घोल दिया जाए और विद्युत धारा का संचालन कराया जाए तो विद्युत धारा का संचालन होगा, क्योंकि इस विद्युत जल में Na आयन और Cl आयन उपस्थित हो गए। अब विद्युत धारा का संचालन करोगे तो विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयन द्वारा होगा। किसके द्वारा? फ्री आयन द्वारा, जिसे हम धनायन और ऋणायन कहते हैं। तो विद्युत अपघट्ट क्या है? वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का संचालन मुक्त आयन द्वारा होता है उसे हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। जैसे NaCl का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। ठीक, ये सब क्या है? वैद्युत अपघट्ट है। अब ध्यान देंगे, वैद्युत अनअपघट्ट क्या है? तो वैद्युत अपघट्ट, वैद्युत अनअपघट्ट क्या है? तो आपको पढ़ना होगा वैद्युत अनअपघट्ट। वैद्युत अनअपघट्ट क्या? ध्यान दीजिएगा, वैद्युत अनअपघट्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है उसे हम वैद्युत अनअपघट्ट कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत अनअपघट्ट कहते हैं। जैसे अल्कोहल का जलीय विलयन, चीनी का जलीय विलयन, क्लोरोफॉर्म का जलीय विलयन, बेंजीन का जलीय विलयन, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या हैं? वैद्युत अनअपघट्ट हैं। यानी ऐसे जलीय विलयन में विद्युत धारा का संचालन नहीं होता। आगे बात समझिए।
अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको बताते हैं आर्हेनियस क्या है। आर्हेनियस सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस सिद्धांत, आर्हेनियस थ्योरी। देखो NaCl को जल में जब घोला गया और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो उस पर कॉपर सल्फेट को जल में घोला गया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। जिंक सल्फेट को जल में घोला गया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। यानी किसी भी वैद्युत अपघट्य जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है, ऐसे वैद्युत अपघट्य विलयनों का अध्ययन करके आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम आर्हेनियस का सिद्धांत, ध्यान दे दीजिएगा। विद्युत अपघट्य विलयनों पर किए गए प्रयोग और परीक्षण के आधार पर आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम आर्हेनियस का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार नंबर 1, जब किसी भी साल्ट को जल में घोला जाता है, अब एक नया शब्द आया साल्ट। साल्ट क्या है? NaCl साल्ट है, MgSO4 साल्ट है, कॉपर सल्फेट साल्ट है। तो ध्यान देंगे, जब किसी साल्ट को जल में घोला जाता है तो वह विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है। जैसे NaCl को जल में घोला गया तो किसमें टूटा? Na आयन, और प्लस किसमें टूटा? Cl आयन। जब किसी भी साल्ट को जल में घोला जाता है तो वह विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है। ठीक, जब किसी भी साल्ट को जल में घोला जाता है तो वह विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है, जिसे हम वैद्युत अपघट्य का आयनन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य का आयनन कहते हैं। क्लियर? दूसरा है वैद्युत अपघट्य का आयनन विपरीत आवेशित आयनों में होता है। विद्युत अपघट्य का आयनन किसमें होता है? विपरीत आवेशित आयन में होता है। पहले को धनायन कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? ऋणायन। दूसरे को क्या कहते हैं? ऋणायन। तीसरा नंबर है कि वैद्युत अपघट्य का जो आयनन होता है उसमें विपरीत आवेशित आयनों की संख्या बराबर होती है, यानी जितने धनायन होंगे उतने ऋणायन होंगे। पहला पॉइंट क्या है? जब किसी साल्ट को जल में घोला जाता है तो वह विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है। दूसरा क्या है? विपरीत आवेशित आयन को धनायन और ऋणायन कहते हैं। तीसरा क्या है? विपरीत आवेशित आयनों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। विपरीत आवेशित आयनों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है ना? विपरीत आवेशित आयनों की संख्या बराबर होती है। चौथा नंबर है विपरीत आवेशित आयन पर आवेश बराबर होता है। जैसे मान लिया धनायन पर +2 धनायन है तो ऋणायन पर भी -2 होगा। विपरीत आवेशित आयन आपस में क्या होते हैं? आवेशों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर। जैसे +2 पॉजिटिव आयन कितना है? +2 तो नेगेटिव -2 हो जाएगा। जैसे NaCl में Na पर +1 चार्ज है तो Cl पे -1 चार्ज होगा। कॉपर सल्फेट, ऐसे कॉपर सल्फेट है ना, एक वैद्युत अपघट्य टूटेगा तो कॉपर पर +2 चार्ज और सल्फेट पर क्या हो जाएगा बेटा? -2 चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 चार्ज हो जाएगा। विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का संचालन, पांचवा नंबर है विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का संचालन मुक्त आयन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुक्त आयन द्वारा होता है। आगे बात समझ में? किसी छठवां नंबर है किसी वैद्युत अपघट्य विलयन के गुण विलयन में उपस्थित आयनों के गुण होते हैं। छठवां नंबर क्या है? किसी विद्युत अपघट्य विलयन के गुण विलयन में उपस्थित किसके गुण होते हैं? आयनों के गुण होते हैं। ठीक। और सातवां नंबर है, ध्यान दीजिएगा, सातवां नंबर है विलयन में विद्युत अपघट्य के अणुओं का कुछ अंश ही वियोजित होता है। विद्युत अपघट्य विलयन में अणुओं का कुछ अंश ही वियोजित होता है। मीन्स NaCl को जल में घोला जाए तो NaCl के सभी अणु वियोजित नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपघट्य के कुल अणुओं का वह अंश जो वियोजित होता है वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा कहलाती है।
7वां पॉइंट ध्यान से देखिएगा। 7वां पॉइंट क्या कह रहा है कि आर्नियस ने बताया कि किसी वैद्युत अपघट्य के अणुओं का कुछ अंश ही क्या होता है, वियोजित होता है, और वैद्युत अपघट्य के अणुओं का वह अंश जो वियोजित होता है उसे हम वियोजन की मात्रा कहते हैं, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। वियोजन की मात्रा, ध्यान देंगे, वियोजन की मात्रा बराबर होता है, वियोजन की मात्रा बराबर होता है वियोजन से पूर्व, यानी वियोजित अणुओं की संख्या। किसकी संख्या? वियोजित अणु की संख्या, वियोजित अणु की संख्या, और बटे क्या, वियोजित अणु की संख्या बटे वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या, वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। ध्यान देंगे वियोजन की मात्रा क्या है। 7वां पॉइंट एक बार हम पुनः रिवीजन कर दे रहे हैं। आर्नियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी भी वैद्युत अपघट्य के अणु का कुछ अंश ही वियोजित होता है, और वैद्युत अपघट्य के अणुओं का वह अंश जो वियोजित होता है उसे हम वियोजन की मात्रा कहते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा बराबर वियोजित अणु की संख्या बटे वियोजित मतलब वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या, वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। और लास्ट पॉइंट आपका नंबर आता है 8वां। ध्यान देंगे, विद्युत अपघटनी वियोजन की क्रिया एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। एक कौन सी प्रक्रिया है? उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, अर्थात विद्युत अपघट्य के वियोजित अणु और अवियोजित अणुओं के मध्य साम्यावस्था रहता है। वैद्युत अपघट्य के वियोजन की क्रिया एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। क्या है? एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, यानी एक बार वियोजित होगा, जुड़ जाएगा, फिर टूटेगा, फिर जुड़ेगा, फिर टूटेगा, फिर जुड़ेगा, यानी ये क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रिया चलता रहता है। इनके वियोजित अणु और अवियोजित अणुओं के मध्य साम्यावस्था रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आयनिक साम्य कहते हैं। तो मेन परिभाषा जहाँ से हमने शुरू किया था, क्या आयनिक साम्य क्या है? तो आयनिक साम्य क्या है? ध्यान देंगे, जब किसी भी साल्ट को जल में घोला जाता है तो वह विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है। तो ध्यान देंगे, विपरीत वैद्युत अपघट्य के वियोजित और अवियोजित अणुओं के मध्य साम्यावस्था रहता है, जिसे हम आयनिक साम्य कहते हैं। ठीक, तो ये रहा आर्नियस सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद आपको हम कल बताएंगे नए लेक्चर में, ध्यान दीजिएगा।